हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर सेकंड की भारत की विदेश नीति यानी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि डीएससी 4 मेजर सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैप एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले हमारे भारत की विदेश नीति यानी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में जो हमारी टोटल यूनिट रहने वाली है स्टूडेंट, वो हमारी टोटल 3 यूनिट रहने वाली है। तो सबसे पहले हम हमारा सिलेबस समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस क्लियर नहीं होगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है। तो चलिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट है, इसमें हमें टोटल 3 यूनिट पढ़नी है। तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट आती है स्टूडेंट, वो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट आती है, जिसमें हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति, अर्थ, निर्धारक तत्व और मूल्यांकन के बारे में। यानी कि एक तरीके से जो बेसिक है उसको हम कवर करेंगे हमारे यूनिट फर्स्ट में। सबसे पहले हम समझेंगे कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, मतलब इंडिया दूसरे कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करती है। इसमें हम पढ़ेंगे इसका जो अर्थ है, इसका मीनिंग, और कौन से फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, और इसका जो मूल्यांकन है वो भी हम हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट में करेंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होने के साथ ही जब हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी हमारी यूनिट नंबर सेकंड। तो अब आप समझिएगा यूनिट नंबर सेकंड में हमें क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर सेकंड में हमें बात करनी है शीत युद्ध से लेकर शीत युद्ध के बाद के युग तक वैश्विक शक्तियों के साथ बदलते संबंध। यानी कि आप समझिएगा ये आपका शीत युद्ध है, इससे पहले और इससे बाद की जो भी वैश्विक शक्तियों के साथ बदलते संबंध है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो इस यूनिट में हम देखेंगे कि कोल्ड वॉर के बाद दुनिया का जो पावर सिस्टम है वो कैसे चेंज हुआ, और इंडिया के रिलेशंस इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ। जैसे कि आप देखें, चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे भारत और अमेरिका, भारत और रूस। यानी कि चैप्टर फर्स्ट में तो हमें अमेरिका और रूस के साथ भारत के संबंध पढ़ने हैं। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे भारत और चीन के साथ संबंध। थर्ड जो चैप्टर आएगा उसमें हम भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी वो हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट होगी। तो थर्ड यूनिट कौन सी रहने वाली है, सबसे पहले आप उसको समझिएगा। थर्ड यूनिट रहने वाली है हमारी भारत और पड़ोस, मुद्दे और चुनौतियों को लेकर। यानी कि स्टूडेंट, जो हमारी ये यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे इंडिया के पड़ोसी कंट्रीज के साथ रिलेशंस, इशू और चैलेंजेस के बारे में। जैसे कि आप देखें, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, इन सभी के साथ भारत के क्या संबंध है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर थर्ड कंप्लीट होने के साथ ही जो हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारी यूनिट नंबर 4 रहने वाली है। तो यूनिट नंबर 4 में हमें क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 4 में हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। तो यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे समकालीन बहुद्वीपीय विश्व में भारत के लेकर। यानी कि जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें इंडिया का क्या रोल है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के टाइम में जो इंडिया है वो ग्लोबल लेवल पर कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में हम समझेंगे। जिसमें हम जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे व्यापार, पर्यावरण और सुरक्षा रणनीति के संबंध में भारत की वार्तालाप की शैली। यानी कि जो ट्रेड हो गया या इन्वायरमेंट हो गया या फिर सिक्योरिटी हो गया, इसमें इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है उसके बारे में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के साथ ही हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में संभावनाएं और चुनौतियां। यानी कि जो इंडिया है वो एक ग्लोबल पावर बन सकता है या नहीं।
उसके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या चैलेंजेस है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही जब हमारी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट का सिलेबस। तो अब हम एक एक करके हमारी जो सारी यूनिट है उनको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर की इंडियन फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में। तो फर्स्ट यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप उसको समझिएगा। फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है भारत की विदेश नीति, अर्थ निर्धारक तत्व और मूल्यांकन। यानी कि जो हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसका बेसिक हमें कवर करना है हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट में। तो स्टूडेंट, आप इमेजिन करो, अगर इंडिया दुनिया के सारे कंट्रीज से बात करना बंद कर दे, ना कोई ट्रेड करे, ना कोई हेल्प और ना कोई डिप्लोमेसी, तो ऐसा क्या हो सकता है? तो इसी सभी को जो मैनेज करता है स्टूडेंट, वो करता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, कौन डिसाइड करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, चैलेंजेस क्या है और फाइनली इसका कंक्लूजन। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय की बात कर लेते हैं। तो परिचय या इंट्रोडक्शन में हम क्या समझेंगे? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो भारत की विदेश नीति है, यानी कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आखिर है क्या। तो चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप मान लो आप अपनी कॉलोनी में रहते हो और आपके जो पड़ोसी है उनके साथ रिलेशन आप मेंटेन करना पड़ता है आपको। किसी से आप दोस्ती रखते हो, किसी से आप डिस्टेंस रखते हो और किसी से सिर्फ डील रखते हो। तो बस यही काम जो होता है ये कंट्री लेवल पर होता है और इसे ही हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। यानी कि भारत की विदेश नीति वह व्यापक और संगठित नीति है जिसके माध्यम से भारत विश्व के अन्य देशों के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों का निर्धारित करता है। यानी कि आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो इंडिया है वो अगर किसी भी देश के साथ किसी भी तरह का कोई भी संबंध रख रही है तो उसी को ही हम कहते हैं भारत की विदेश नीति। तो बस ये जो काम है ये हमारा कंट्री लेवल पर फॉरेन पॉलिसी कर देती है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक प्लान है जिससे कि इंडिया दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन मैनेज करता है। तो इसका जो स्टूडेंट मूल उद्देश्य होता है वो होता है राष्ट्र हितों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और स्थिरता बनाए रखना तथा वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। तो आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। जैसे कि आप देखिए जो हमारा इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है स्टूडेंट, वो किस लिए है? इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है वो टेक्नोलॉजी और ट्रेड के लिए है। इसी तरीके से अगर आप इंडिया और रशिया का रिलेशन देखें तो वो किस लिए है? वो डिफेंस डील्स के लिए है। तो इसीलिए जो इसका मूल उद्देश्य होता है वो यही होता है कि अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक स्वतंत्र, संतुलित और नैतिक मूल्यों पर आधारित विदेश नीति को अपनाया, जिसमें किसी भी महाशक्ति के प्रभाव में आए बिना स्वयं निर्णय लेने पर बल दिया गया। तो भाई आप समझिएगा 1947 से पहले क्या था। 1947 से पहले जो भारत था उसमें किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी फ्रीडम नहीं थी कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बना सके। तो 1947 का जो समय आया, 1947 के बाद इंडिया ने इंडिपेंडेंट पॉलिसी अडॉप्ट करी। तो इसमें अगर आप देखें जो हमारे महात्मा गांधी जी का अहिंसा और जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो नॉन अलाइनमेंट यानी कि जो गुट निरपेक्ष दृष्टिकोण है उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। तो समय के साथ वैश्विक राजनीति, आर्थिक परिस्थितियां और तकनीकी विकास के कारण भारत की विदेश नीति अधिक व्यावहारिक, लचीली और बहुआयामी होती रह जा रही है। तो अगर आप देखें आज जो इंडिया है वो फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल दोनों ही तरह की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत की विदेश नीति के घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक को लेकर।
तो भाई अब तक हमने समझा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसको डिसाइड कौन करता है? तो क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है? जी नहीं, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स का रोल होता है जिन्हें हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक। तो चलिए हम इन निर्धारक के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो निर्धारक होते हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो निर्धारक आता है वो आता है घरेलू निर्धारक। तो घरेलू निर्धारक कौन कौन से हैं आप उनको समझिएगा। तो घरेलू निर्धारक में जो सबसे पहला आता है वो आता है भौगोलिक स्थिति को लेकर। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है जियोग्राफी, यानी कि भौगोलिक स्थिति को लेकर। तो स्टूडेंट, सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि जो हमारी इंडिया है वो कहाँ पर लोकेटेड करती है पूरे वर्ल्ड मैप में। तो भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है और इसकी सीमाएं कई महत्वपूर्ण देशों से जुड़ी हुई है। तो जो हमारी इंडिया है वो साउथ एशिया में है और इसके जो पड़ोसी है वे काफी सेंसिटिव है। जैसे कि आप देखें, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया या भूटान हो गया, इसी तरीके से बांग्लादेश और म्यांमार भी है। तो स्टूडेंट, इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो फॉरेन पॉलिसी पर पड़ता है। तो फॉरेन पॉलिसी पर क्यों पड़ता है? क्योंकि आप समझिएगा, जो हमारे पड़ोसी होंगे उनसे हमारे जो सुरक्षा मुद्दे और जो वाद विवाद होंगे वे भी उत्पन्न होते हैं। तो आप इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लीजिएगा। जैसे आप देखें, जो हमारा चाइना है, तो चाइना के साथ हमारा क्या डिस्प्यूट रहता है? चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है, जो हमारा लद्दाख इशू है उसको लेकर। तो इसमें जो इंडिया है उसको एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और डिप्लोमेसी दोनों ही यूज करनी पड़ती है। इसी तरीके से जो इंडियन ओशियन है वो ट्रेड रूट्स और सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी वजह से जो इंडिया है उसने सागर पॉलिसी, यानी कि जो आपकी सागर पॉलिसी क्या होती है स्टूडेंट? जो सागर नीति है, सागर नीति की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये जो सागर नीति है इसकी इन्होंने शुरुआत करी। तो जैसा कि लोकेशन वैसी ही हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो होती है। तो सबसे पहला जो निर्धारित तत्व था वो हमारी भौगोलिक स्थिति ही थी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा तत्व आता है वो हमारा आता है आर्थिक स्थिति। तो अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। तो भाई आर्थिक स्थिति से क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई मान लो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो तुम दुनिया में इन्फ्लुएंस कैसे बनाओगे? यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो आज के टाइम में अगर आप देखें पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है या किसी कंट्री के पास पैसा नहीं है तो वो पीछे रह जाएगा। तो इसीलिए किसी भी देश की विदेश नीति जो होती है वो उसकी आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। और इसी में अगर आप भारत का रोल देखें तो भारत अपने आर्थिक विकास के लिए विदेशी निवेश, तकनीकी सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करता है। तो इसी तरीके से जो कंट्री की इकोनॉमी है वो फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करती है। तो भाई आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। आपको कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। जैसे कि आप समझिएगा, इंडिया ऑयल के लिए मिडल ईस्ट पर डिपेंड करता है। यानी कि जो हमारा भारत है वो खाड़ी देशों और अन्य संसाधन संपन्न देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पड़ते हैं। किस लिए? पेट्रोलियम और गैस के लिए। इसीलिए जो हमारा सऊदी अरेबिया और यूएई है उससे स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी जो हमारा इंडिया है वो यूएसए, जापान, इन सभी से स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स बनाती है स्टूडेंट? गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जैसे कि आप देखें, आत्मनिर्भर भारत हो गया, मेक इन इंडिया हो गई। तो ये सभी जो फॉरेन पॉलिसी है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करती है, क्योंकि इनकी वजह से जो भारत है वो वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत कर पाता है। तो अगर आप देखें, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी तो जो स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो सेकंड हमारा जो कारक था वो यही था, आर्थिक स्थिति का। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक व्यवस्था को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से अफेक्ट करता है? तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी इंडिया है वो एक डेमोक्रेसी देश है, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र पाया जाता है और डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है उनको लोगों की सुननी पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी होगी
वो फॉरेन पॉलिसी भी राष्ट्रीय हितों के अकॉर्डिंग ही होगी, तो फॉरेन पॉलिसी भी इनडायरेक्टली पब्लिक ओपिनियन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होगी। तो सरकार का नेतृत्व, उसकी विचारधारा और राजनीतिक स्थिरता विदेश नीति के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा अगर डिफरेंट गवर्नमेंट्स होगी तो उसका जो डिफरेंट फोकस है वो भी बढ़ेगा, और अगर लुक ईस्ट पॉलिसी होगी तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, ये दोनों हमारे सामने आ जाती है। इसी के साथ साथ जो हमारा लीडरशिप होता है स्टूडेंट, उसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कि आप देखें, जो हमारे नेहरू थे वे हमारे गुट निरपेक्ष थे, और जो हमारे मोदी जी है वे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है। तो जैसी गवर्नमेंट होगी वैसे ही जो पॉलिसी डायरेक्शन है वो भी जाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ऐतिहासिक परंपरा को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं ऐतिहासिक परंपरा यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो भाई जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो इंडिया है, जो भारत है, उसका जो पास्ट है वो भी फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है। तो किस तरीके से? क्योंकि जो हमारा इंडिया है उसने कॉलोनियल रूल सफर किया, यानी कि जो हमारा इंडिया था वो बहुत ही ज्यादा स्वतंत्रता, संप्रभुता और समानता का सम्मान करता है, क्योंकि पहले टाइम में उस पर औपनिवेशिक रूल था। तो इसीलिए जो दूसरी कंट्रीज की सॉवर्जिनिटी है उसका वो रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि आप देखें, जो गांधी जी का इन्फ्लुएंस था वो था अहिंसा और शांति का। तो इसीलिए जो भारत है वो भी अहिंसा और शांति को अपनाए रखता है। तो इसीलिए इंडिया ने अपरदित, यानी कि जो हमारा साउथ अफ्रीका हो गया, उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करी। तो हिस्ट्री से ही इंडिया की जो आइडेंटिटी और पॉलिसी है वो बनती है, क्योंकि भारत ने हमेशा उपनिवेशवाद, रंग भेद और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और वैश्विक न्याय की वकालत करी है। तो यही थी हमारी ऐतिहासिक परंपरा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सैन्य शक्ति का। तो अब हम बात कर लेते हैं सैन्य शक्ति किस तरीके से इफेक्ट करती है मिलिट्री पावर। तो आप समझिएगा, अगर किसी देश की रक्षा क्षमता और सैन्य शक्ति वीक होगी तो वो देश भी वीक होगा। अगर कंट्री वीक है तो उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए मिलिट्री पावर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप देखें, जो हमारा भारत है, भारत के पास खुद की न्यूक्लियर पावर है और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ये फॉलो करता है। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कौन सी है स्टूडेंट? यानी कि भारत कभी भी किसी देश पर खुद से पहला वार नहीं करेगा। हमेशा क्या होता है, अगर भारत पर किसी ने वार किया तो भारत उसका ही जवाब देता है, अदरवाइज भारत खुद से कभी किसी पे पहला वार नहीं कर सकता। यही हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। तो अगर स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी तो सिक्योरिटी और ग्लोबल रिस्पेक्ट भी मिलती है, जिससे कि एक शांतिपूर्ण सोच भी दिखाई देती है। तो पीस तभी पॉसिबल है जब आप स्ट्रॉन्ग हो। तो भाई यही थे कुछ 5 पॉइंट हमारे घरेलू निर्धारक के, जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अंतरराष्ट्रीय निर्धारक को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय निर्धारक के बारे में। तो अंतरराष्ट्रीय निर्धारक में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है वैश्विक शक्ति संतुलन का, यानी कि जो ग्लोबल पावर बैलेंस है उसके बारे में। तो भाई दुनिया में पावर गेम चलता रहता है। जैसे कि आप देखें, विश्व में बहुत सारी महाशक्तियां, जैसे कि यूएसए हो गई, अमेरिका हो गई, चीन हो गई, रशिया हो गई, तो सब अपने अपना जो शक्ति संतुलन है उससे भारत को प्रभावित करते हैं। तो इंडिया का क्या रोल है यहाँ पे? भारत क्या करती है? तो इंडिया बैलेंस मेंटेन करती है, यानी कि वो शक्ति संतुलन बनाए रखती है, ताकि उसके जो टेक्नोलॉजी या जो राष्ट्रीय हित की रक्षा है वो हो सके। तो यूएसए से वो टेक्नोलॉजी लेता है, रशिया से डिफेंस लेता है। तो इंडिया किसी एक साइड नहीं बल्कि स्मार्ट बैलेंसिंग करता है, ताकि उसके जो राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है वो बनी रहे। और आज के समय में अगर आप देखें तो बहुद्रव्य विश्व की स्थिति भारत को अधिक अवसर प्रदान करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो बहुत सारे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, तो इंडिया अकेला नहीं है, वो ग्लोबल ग्रुप्स का पार्ट है। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे हो गए हमारे संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस भी कहते हैं। सेकंड हो गया विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ। थर्ड हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ। तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके माध्यम से जो भारत की विदेश नीति है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, तो जो इंडिया है वो यूनाइटेड नेशन में पीस कीपिंग मिशंस में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि जो उसकी यूनाइटेड नेशन में उसकी भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी तरीके से यूएनएससी परमानेंट सीट के लिए वो ट्राई कर रहा है,
तो भारत इन मंचों के माध्यम से वैश्विक मुद्दों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है और अपने हितों की रक्षा करता है। तो भाई अगर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है तो इंडिया की जो ग्लोबल वॉइस है वो भी चलती है। तो इसीलिए जो भारत है वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए भी प्रयास कर रहा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है वैश्विक समस्याओं को लेकर। तो वैश्विक समस्याएं भी हमारे कुछ निर्धारक तत्व होते हैं। जैसे कि आप देखिए आज के टाइम में जो प्रॉब्लम्स है वे ग्लोबल हो चुकी है। जैसे कि आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, पैंडेमिक है, जैसे कि अभी कोविड-19 आया था कुछ समय पहले। तो आप उसका ही एक एग्जांपल समझिएगा। कोविड टाइम में जो इंडिया था उसने वैकेंसी सप्लाई करी, यानी कि उसने एक वैकेंसी मैत्री निभाई। तो स्टूडेंट भारत इन समस्याओं के समाधान के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसको भी बढ़ावा देता है और एक सक्रिय भूमिका भी निभाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पड़ोसी देशों के संबंध के साथ। तो एक अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक हमारा पड़ोसी देशों के संबंध भी आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पड़ोसी, यानी कि हमारे नेबर्स, क्योंकि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे पहले वही होते हैं। तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जो भारत होगा वो अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग, विकास और विश्वास बढ़ाने का प्रयास करता है, न कि कोई दुश्मनी रखने का। तो जैसे कि आप देखिए जो भारत है वो बांग्लादेश के साथ ट्रेड करता है और नेपाल के साथ कल्चरल टाइज करता है। तो अगर आप देखें जैसे कि आपके कुछ क्षेत्रीय संगठन हो गए, जैसे कि सारस हो गए, बायोमेस्टिक्स हो गए, तो इनके माध्यम से भी जो भारत है वो अपने रिलेशंस को दूसरी कंट्री के रिलेशन से मजबूत करता है। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग पड़ोसी पड़ोसनपन होगा आपका तो आपकी स्ट्रॉन्ग इंडिया भी होगी। तो पड़ोस देश आपके अच्छे होंगे तो स्ट्रॉन्ग इंडिया भी बनेगी। तो स्टूडेंट अब क्लियर हो गया होगा कि फॉरेन पॉलिसी कोई एक इंसान नहीं बनाता, बल्कि जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, मिलिट्री और ग्लोबल फैक्टर्स मिलकर इसे शेप करते हैं। और इसी वजह से जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग मानी जाती है। तो यही थे हमारे फॉरेन पॉलिसी के कुछ निर्धारक तत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य और सिद्धांत को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में। तो अब तक हमने समझा कि फॉरेन पॉलिसी को कौन डिसाइड करता है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू अचीव क्या करना चाहती है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है और किस बेस पर वो डिसीजन लेते हैं, यानी कि उसके सिद्धांत क्या है। तो इसी को समझने के लिए हमें देखना होगा इसके उद्देश्य और इसके सिद्धांत। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो फर्स्ट जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय हितों की रक्षा, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करना। तो भाई सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आता है वो आता है राष्ट्रीय हित, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब सिक्योरिटी, सोवर्जिनिटी और एक तरीके से क्षेत्रीय अखंडता। तो इन सभी की रक्षा करना ही भारत का मेन उद्देश्य है, इसीलिए वो फॉरेन पॉलिसी बनाता है और इसी के लिए ही वो भारत अनेक देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित करता है। तो आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। मान लो कोई कंट्री तुम्हारे लैंड पर क्लेम करती है तो तुम क्या करोगे, तुम प्रोटेक्ट करोगे ना। तो सेम इसी तरीके से इंडिया भी करती है। तो जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल देखें, चाइना बॉर्डर इशू हो गया या पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स हो गया। तो सबसे पहला जो मेन गोल है फॉरेन पॉलिसी का वो है अपने देश की सेफ्टी। सेकंड जो आता है वो आता है विश्व शांति को बढ़ावा देना, यानी कि आप समझिएगा जो हमारा इंडिया है वो हमेशा पीस, स्थिरता और सहयोग इन सभी का सपोर्टर रहा है। तो वार से ज्यादा डायलॉग में बिलीव करता है वो, यानी कि एक तरीके से युद्ध की जगह वो संवाद, कूटनीति और समझौते पर ध्यान देता है। तो आप जैसे देखें इंडिया ने कभी अननेसेसरी वॉर स्टार्ट नहीं करे और इसी तरीके से जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें भी पीस कीपिंग मिशन में वो एक्टिव रोल निभाता है। तो आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, जैसे क्लास में दो स्टूडेंट लड़ रहे हैं और एक स्टूडेंट उन्हें समझाता है, तो इंडिया हमारा वही रोल प्ले करता है। यानी कि इंडिया का फोकस है फाइट नहीं बल्कि उसका सॉल्यूशन निकालो। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है आर्थिक विकास का। तो आर्थिक विकास क्या है भाई, तो आज के टाइम में आप देखें पावर का मतलब सिर्फ आर्मी नहीं है बल्कि इकोनॉमी भी है। तो इसी के माध्यम से जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है उसके माध्यम से भारत का उद्देश्य है ट्रेड को बढ़ाना, साथ साथ इन्वेस्टमेंट लाना और टेक्नोलॉजी को लाना। तो जैसे आप देखें जो भारत है वो यूएसए से टेक पार्टनरशिप है और गुल्फ कंट्रीज के साथ ऑयल इंपोर्ट करता है।
तो इसके लिए आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं, जैसे कि आप देखें मेक इन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गई। तो ये सभी देश की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और जीवन स्तर को सुधारने में सहायक होता है। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना जो ग्लोबल पावर है वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस तरीके से उद्देश्य हो सकता है? तो इंडिया अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, तो इसीलिए इंडिया क्या, कोई भी कंट्री अकेली सब कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए जो कंट्री होती है उसको कोऑपरेशन की जरूरत होती है, मतलब दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर काम करना। तो इसीलिए भारत विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग देकर वैश्विक समस्याओं का समाधान करना चाहता है। जैसे कि आप देखें भारत की जो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स हो गई, या वैकेंसी मैथ्यू ड्यूरिंग कोविड टाइम हो गई। तो टुगेदर वी ग्रो, यानी कि इंडिया का जो अप्रोच है वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। तो भाई यही थे कुछ उद्देश्य जो कि मैंने आपको बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं सिद्धांत के बारे में, यानी कि इसके सिद्धांत क्या है। तो भाई अब हम समझ लेते हैं, सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है पंचशील सिद्धांत। तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की जो बैकबोन है वो है पंचशील सिद्धांत, यानी कि पंचशील प्रिंसिपल। तो पंचशील प्रिंसिपल स्टूडेंट आखिर है क्या, आप उसको समझिएगा। तो पंचशील सिद्धांत ये ऐसे 5 रूल्स है जो कंट्रीज के बीच रिलेशन को स्मूथ बनाते हैं। तो वे 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है आपसी सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट। सेकंड आता है संप्रभुता का सम्मान, यानी कि जो हमारा सोवर्जिनिटी है उसकी रिस्पेक्ट करना। थर्ड आता है आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करना, यानी कि नॉन इंटरफेरेंस। और थर्ड आता है इक्वालिटी। और फोर्थ आता है पीसफुल कोसिस्टेंस, यानी कि भाई आप समझिएगा इंडिया किसी दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेस नहीं करता। तो ये जो सिद्धांत है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। यानी कि पंचशील का जो मतलब है वो एक पीसफुल रिलेशंस का फॉर्मूला माना जाता है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है गुट निरपेक्षता। तो नॉन अलाइनमेंट क्या है उसको भी आप समझिएगा। तो कोल्ड वॉर के टाइम दुनिया 2 ग्रुप्स में डिवाइड थी। फर्स्ट था यूएसए ग्रुप और सेकंड था यूएसएसआर ग्रुप। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने किसी भी तरह का कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वो स्वतंत्र नीति उसने अपनाई। तो जैसे आप देखें स्कूल में 2 ग्रुप्स फाइट कर रहे हैं और तुम नेचुरल रहकर दोनों से दोस्ती रखते हो, तो सेम ऐसे ही इंडिया ने भी किया। तो आज इसे ही हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, यानी कि इसे हम गुट निरपेक्षता भी कहते हैं। तो वर्तमान समय में इसे रणनीतिक स्वायत्तता के रूप में भी देखा जाता है। तो इंडिया किसी का फॉलोवर नहीं है, वो अपने डिसीजन खुद लेता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को लेकर। तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व क्या है, यानी कि भाई जो इंडिया है वो क्या करता है, वो बिलीव करता है सबके साथ शांति से रहना ही पॉसिबल है। यानी कि ये जो सिद्धांत है ये वैश्विक स्थिरता और विकास को भी बढ़ावा देता है, मतलब डिफरेंसेस होने के बाद भी रिलेशंस मेंटेन करना। तो भाई आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, मान लीजिएगा इंडिया चाइना के साथ ट्रेड भी करता है और इशू भी हैंडल करता है। तो इसी तरीके से वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व रखता है, यानी कि डिसएग्रीमेंट होगा तो डिसकनेक्शन होगा, इसलिए वो एग्रीमेंट रखता है और कनेक्शन को बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अहिंसा और संवाद का। तो अहिंसा और संवाद में स्टूडेंट अगर हम बात करें तो जो भारत है वो विवाद सुलझाने के लिए युद्ध के बजाय वार्ता और कूटनीति का सहारा लेता है। तो जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है उससे इंस्पायर है हमारा भारत, यानी कि वे क्या कहते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वॉयलेंस नहीं बल्कि बातचीत है। तो आप देखिए इंडिया डिप्लोमेटिक टॉक्स को प्रेफर करता है वॉर के ओवर में। तो जैसे कि आप समझिएगा जब घर में प्रॉब्लम होती है तो बात करके सोल्व करते हो ना, तो ऐसे ही सेम इंडिया भी करता है, यानी कि डायलॉग इज स्ट्रॉन्गर देन वॉर। यानी कि जो भारत है वो नैतिक विदेश नीति को दर्शाता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ सिद्धांत प्रिंसिपल्स जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा चुनौतियां एवं सीमाओं को लेकर आता है। तो भाई अब तक हमने समझा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल क्या थे, लेकिन क्या सब कुछ इतना स्मूथ होता है? तो क्या इंडिया बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी फॉरेन पॉलिसी चला पाता है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में इंडिया को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और इसी को हम कहते हैं चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो चलिए एक एक करके इन चैलेंजेस को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है पड़ोसी देशों के साथ तनाव, यानी कि नेबरहुड कंट्रीज के साथ टेंशन।
तो भाई सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पड़ोसी देश। तो इंडिया के दो पड़ोसी महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, पाकिस्तान और चीन। तो दोनों ही जो है इनके साथ इशू एक्सेप्ट करता है, यानी कि इनके साथ सीमा विवाद, आतंकवाद, राजनीतिक मतभेद ये हमेशा हमारे बने रहते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। मान लो तुम्हारे घर के पास दो पड़ोसी है, एक हमेशा फाइट करता है और दूसरा कभी कभी। तो भाई ऐसी कंडीशन में आपके लिए लाइफ इजी होगी या डिफिकल्ट होगी। तो इसी तरीके से जो सेम कंडीशन है वो भारत की भी है, यानी कि ये जो तनाव है ये भारत की फॉरेन पॉलिसी को जटिल बनाता है और निरंतर सावधानी एवं संतुलन की इसमें आवश्यकता होती है। जैसे कि आप समझिएगा, आप देखिएगा, पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान से क्या क्या इशू है, पाकिस्तान से टेररिज्म और एलओसी टेंशन है। इसी तरीके से चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट है लद्दाख और अरुणाचल को लेकर। तो इस वजह से इंडिया को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। तो स्ट्रेंग जो अगर हमारे स्ट्रॉन्ग पड़ोसी प्रॉब्लम होगी तो जो कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी है वो ऑटोमेटिक बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आतंकवाद, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेररिज्म का। तो टेररिज्म क्या होता है भाई, टेररिज्म जैसे कि एक कंट्री पर जो दूसरे कंट्री द्वारा जो भी साजिश की जाती है उसको ही टेररिज्म कहते हैं। तो सेकंड बिगेस्ट चैलेंज आता है टेररिज्म। तो ये सिर्फ इंटरनल नहीं होता, ये एक्सटर्नल भी होता है। जैसे कि आप देखें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया या अटैकर सपोर्टेड बाय एक्सटर्नल ग्रुप हो गया, यानी कि जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों को ही प्रभावित करते हैं उसी को ही हम कहते हैं आतंकवाद, यानी कि टेररिज्म। तो इसीलिए जो भारत है उसको अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ समर्थन जुटाना पड़ता है। तो मान लो कोई बार बार तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है तो तुम अकेले नहीं दूसरों की हेल्प भी लोगे ना। तो इसी तरीके से सेम इंडिया करता है ग्लोबल लेवल पर। तो इंडिया को हमेशा अपनी सिक्योरिटी टाइट रखनी पड़ती है और इंटरनल सपोर्ट भी लेना पड़ता है, यानी कि जो टेररिज्म है वो कांस्टेंट थ्रेट टू फॉरेन पॉलिसी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैश्विक राजनीति का दबाव। तो अब हम बात कर लेते हैं वैश्विक राजनीति के दबाव के बारे में। तो आज की जो दुनिया है वो पावर पॉलिटिक्स से नहीं चलती। तो अगर आप देखें यूएसए, चाइना, रसिया, तो ये सब पावरफुल कंट्रीज है। तो महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक दबाव के कारण जो भारत है उसको एक संतुलन बनाना पड़ता है और सब चाहते हैं कि इंडिया उनकी साइड में आ जाए। तो इसीलिए एग्जांपल अगर आप देखें, रसिया से डिफेंस डील है, यूएसए से पार्टनरशिप है। तो इसीलिए जो भारत है उसको एक बैलेंस यानी कि संतुलन बनाना पड़ता है। मान लो आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा क्लास में दो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और दोनों तुम्हें अपनी साइड लेना चाहते हैं, तो तुम क्या करोगे, तुम एक स्मार्ट बैलेंस बनाओगे। तो प्रेशर हैंडल करना ही हमारी स्मार्ट डिप्लोमेसी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्थिक सीमाएं का लेकर, यानी कर इकोनॉमिक लिमिटेशंस को लेकर। तो भाई आप जैसे कि देखिए, जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री यानी कि एक विकासशील देश है। इसका मतलब यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो इसी कारण वह हर क्षेत्र में समान रूप से प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाता। तो हर जगह समान भूमिका नहीं बना पाता। मिलिट्री और डेवलपमेंट दोनों में उसको बैलेंस रखना पड़ता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपैरिजन में बजट कम होता है, इसीलिए इंडिया को स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है। यानी कि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो लिमिटेड ग्लोबल रीच भी होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है आंतरिक समस्याओं का लेकर। तो भाई कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है जो कि सबसे अंडररेटेड चैलेंज होता है। जैसे कि ये आंतरिक समस्याएं क्या हो सकती है, जैसे कि पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई या पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। तो ये इनडायरेक्टली हमारी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। तो आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। मान लो तुम्हारे घर में ही प्रॉब्लम चल रही है, तो तुम बाहर के मैटर पर फोकस कर पाओगे? जी नहीं। तो सेम इंडिया के साथ भी ऐसे ही होता है, यानी कि इन समस्याओं के कारण जो इंडिया है वो भारी मामलों पर ध्यान नहीं दे पाता। तो स्ट्रॉन्ग इंटरनल सिस्टम होगा तो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पॉलिसी भी होगी। तो भाई अगर हम सिंपल शब्दों में समझे, हम कह सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है। तो मेजर चैलेंजेस जैसे कि नेगेटिव टेंशन, टेररिज्म, ग्लोबल प्रेशर, इकोनॉमिक लिमिट्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स, और इन सब के बीच इंडिया स्मार्टली बैलेंस बनाता है और इसी को कहते हैं रियल डिप्लोमेसी। तो भाई अब आप बताओ कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, चाइना, पाकिस्तान या उसकी इकोनॉमी? तो भाई यही थे हमारे कुछ
चुनौतियां और कुछ सीमाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष यानी कि एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, आप सबसे पहले उसको समझिएगा। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है यानी कि जो विदेश नीति है वो एक संतुलित, स्वतंत्र और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बैलेंस और इंडिपेंडेंट है। साथ ही साथ टाइम के साथ साथ वो फ्लेक्सिबल बनी है यानी कि अधिक व्यावहारिक और लचीली बनाई गई है। तो आज इंडिया की जो इमर्जिंग है वो ग्लोबल पावर बन रहा है यानी कि आज जो भारत है वो एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी भागीदारी निभा रहा है। तो फ्यूचर में भी इंडिया का जो एम है वो रहेगा पीस, सहयोग और विकास। यानी कि स्टूडेंट ये सभी हमारे जो उद्देश्य है ये हमेशा बने रहेंगे, कभी भी इंडिया का जो उद्देश्य है वो कम नहीं होगा। तो भाई यही था हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष। तो इसी के साथ ही हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होती है। तो भाई ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।